गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपनी अपनी पेटियां बांध लें, हवाई जहाज बहुत जल्दी उड़ने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेके। यात्रियों से अनुरोध है कृपया ध्यान से बैठें इस चैप्टर में। इंतज़ार मत करो, इंतज़ार मोहताज बना देता है। कभी कभी अपनों को पराया तो कभी कभी परायों को अपना बना देता है। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट। आई एम प्रिंस, नो, आई एम दिलीप। लास्ट क्लास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। बात करेंगे सबसे पहले एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन की, उसके बाद इस बार बात करेंगे हम आर डी शर्मा की। क्योंकि जब आप पूरा एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो फिर आप आर डी शर्मा करेंगे तो आपको बेस मिल चुका होगा और एप्लीकेशन पे काम कर पाएंगे। हर चैप्टर की अपनी गरिमा है, किसका पहले कैसे बेस बनाना है, किसका पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, किसका पहले आर डी शर्मा से बेस लेके आना है, वो सब मेरा काम है। आपका तो बस एक ही काम है। ये चैप्टर तो कट गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा कट गया है, सारे स्टेट में कट गया है, कोई लेट नहीं हुआ है, सब यहीं पर हैं। सॉरी, मैं यहां पर किसी भी तरह के ग्रुप का अनाउंसमेंट वगैरह नहीं कर सकता हूं बेटा। मेरे चरण कहाँ हैं? वही हैं, ये लो। अभी उल्टा होकर दिखाऊं क्या? बढ़िया हूं बेटा। हाँ, शाबाश। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब कटा है या नहीं कटा है, पढ़ना तो है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये नॉलेज की चीजें हैं, लाइफ टाइम काम आएंगी। आगे जाके आपको बड़े बड़े एग्जाम्स में बैठना है और मेरे साथ बैठना है आपने, है ना। मेरे नाम लिखी तो बैठना है कि सर ने इतना बेस बना दिया है, एग्जाम की तो कोई टेंशन ही नहीं होती। 102 पेज पर आओ जी। आज कोशिश करते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की समानांतर श्रेणी की फर्स्ट एक्सरसाइज करने की। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्या क्या है, यही एक्सरसाइज मैं स्मार्ट बोर्ड पर आपको प्रिंटिंग मटेरियल के साथ भी कराऊंगा। अभी आज स्मार्ट बोर्ड में कुछ काम चल रहा है, अपलोडिंग अपडेटिंग चल रहा है, इसलिए क्लास हो रही है आपकी स्मार्ट सर के साथ नॉर्मल बोर्ड पर। हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। पहले आपको धीरे धीरे पहले बेस बना लें, फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये मेरे ऊपर छोड़ दिया करो कौन सी चीज पहले सिखानी है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब यू हैव टू राइट फर्स्ट 4 स्टेप्स। आपको लिखना है, क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड में आप कर रहे हैं आज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो आप पढ़ रहे हैं वो है आपका 5.1। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा सर, थोड़ा नीचे लिखो। ओके, एनसीईआरटी अब दिख रहा है 5.1 का आपका फिलहाल है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपसे पूछ क्या रहा है, आपको वैल्यू बतानी है A1 की, A2 की, A3 की और A4 की। ये आपकी एक तरह से प्रॉब्लम है और दे रहा है A का मान दैट इज 10 और कॉमन डिफरेंस D का मान 10।
Last 2 days I was very much busy, my dear, due to some reasons, right? I was hospitalized. तो अभी मैं कुछ बता नहीं सकता आपको, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो अभी टाइम मिलेगा मुझे तो मैं देख लूँगा आपने कुछ क्वेश्चन भेजे होंगे। तो a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू भी 10 है और आपको a1 निकालना है। an की वैल्यू आपको समझनी है। an क्या बताया था मैंने? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये बताया था। अब n मतलब जैसे जैसे नंबर आप लिखते जाओगे, a1 की बात करोगे तो a मतलब 10, n मतलब 1 और d मतलब 10, तो आपके a1 की वैल्यू क्या आ गई? 10 प्लस 0 गुणा 10, अर्थात a1 आपका 10, यानी कि जो a1 होता है वो a ही होता है, पहला पद ही आपका a होता है। ठीक, दूसरी बात आती है, आपको अब बताना है इसी के हिसाब से a2। a2 में आप जब आएंगे 2 माइनस 1 इंटू में d करेंगे, लेकिन आपको यहां पर a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और फिर आपकी a2 की वैल्यू होगी 10, 2 में से 1 गया और यहाँ d की वैल्यू आपके पास है 10, दैट इज 20। फिर आपके पास आता है a3, जिसका मतलब है a प्लस n माइनस 1 d के हिसाब से a का मान है 10, n का मान है 3 और d का मान है 10। 3 में से 1 गया 2, 10 दूनी 20 और 10 30 हो गया। फिर आता है आपका a4। a4 की बात करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d में a की वैल्यू आप यहां पुट कर रहे हैं, राइट रॉन्ग, 4 और a आपका 10 है, n की वैल्यू 4 हो गई, a की वैल्यू 10 हो गई और d का मान 10 हो गया। तो a4 आपका कितना आ गया? 10, 4 में से 1 गया 3 गुणा में 10 और a4 हो गया आपका 10 जमा 30 इज इक्वल टू 40। तो फाइनली आप बोल सकते हैं कि आपके a1, a2, a3, a4 में जो आपके स्टेप हैं वहां पर एक d कम रहता है। ठीक है, डिफिकल्ट करवाओ। हिमांशु, यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एकदम डिफिकल्ट कराने से दिल का दौरा पड़ सकता है, राइट रॉन्ग। उन लोगों को बीमार नहीं करना है, आराम आराम से पढ़ाना है। आपको भी डिफिकल्ट करना होगा तो कंसेप्ट तो यही रहेगा। अगर 4 स्टेप निकालने होंगे तो सांस लेंगे लंबी लंबी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग होगा, आराम से पढ़ेंगे। आप बहुत बड़े दिख रहे हैं, मैं बहुत बड़ा दिख रहा हूं तो मैं बड़ा हो गया हूं, कल मुझे हवा लग गई थी तो मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप मुझे आंसर देंगे अगले क्वेश्चन में। इस बार आपके पास a का मान -2 और d का मान 0 है। a की वैल्यू -2 है और d की वैल्यू 0 है। a1 क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये an है। इसी के बेस पर अगर आप a1 बनाओगे तो यहां लिखोगे -2, 1 माइनस 1 इंटू में 0, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस 0 इंटू में 0, यानी कि a1 आपका हो जाएगा -2। a2 की बात करेंगे जब तक डिफरेंस 0 रहेगा तो आपके जो पद हैं वो बदलेंगे नहीं, तो यहां पर a2 भी -2 ही रहेगा। कहावत सुनिए ना, सहज पके सो मीठा होए। चैप्टर कितना मुश्किल हो, दलीप सर से पढ़े और करें एंजॉय। a3 की बात करोगे तो आपके पास आएगा -2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू में 0, और a3 हो जाएगा बच्चे -2 प्लस 2 इंटू में 0, और a3 हो जाएगा -2। फिर आएगा a4 -2 प्लस 4 माइनस 1 इंटू में 0, एंड a4। इससे ये साबित हो रहा है कि d की वैल्यू अगर 0 कभी भी हो जाए तो पूरी की पूरी सीरीज में सभी पद
समान हो जाते हैं, सभी पदों का मान बदलता नहीं है, ए के बराबर रहता है। या फिर किसी भी सीरीज में, किसी भी समानांतर श्रेणी में अगर आपसे बोला जाए कि 12वां पद 8 है और डी का मान 0 है, तो फिर वो 12वां पूछे या 18वां या 100वां, सबका मान वही रहेगा। तो डी की वैल्यू 0 होने पर सबका मान वही रहता है। साहिल कह रहे हैं सर मैथ समझ नहीं आती, मैथ समझ नहीं आती या समझ नहीं आता? पहले तो ये बताओ कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। समझ आएगा ना, मिलो दलीप सर से, धीरे धीरे सवालों से, फिर देखो कैसे नहीं समझ आता। जब सर इतने प्यार से इतने आराम से पढ़ा रहे हैं तो आएगा ही आएगा, आप आते रहो बस आ जाएगा। आप बहुत विशाल दिख रहे हैं। ओके, जय हनुमान। साइज बड़ा कर दिया मेरा, आप लोगों ने पढ़ा के। मुझसे पढ़ के मैथ्स बहुत अच्छे से समझ आता है। बहुत 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 धन्यवाद। आइए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। आराम से ही कराऊंगा, मैं तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं करता किसी भी चैप्टर में, आप चाहे कितना भी बोलते रहें। इसका थर्ड पार्ट है ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3। ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू -3। आपको बताना है a1, तो ए एन की वैल्यू क्या होती है, a + n-1 इंटू में डी। 1 बताने का मतलब है 4, 1 - 1 - 3। a1 की वैल्यू हो गई 0 गुणा -3, ये हो गया 4। ठीक है, अब आप बात करते हैं a2। अब आप बात करते हैं a3। अब आप बात करेंगे a4। दिस इज हो गया। गुड। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th पार्ट जो है वो आप लोग करेंगे, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। सर स्लो पढ़ाइए प्लीज। प्रीति माय डियर, मेरे बच्चे, मेरे बाबू, इससे ज्यादा धीरे और क्या होगा। लेट के पढ़ाऊं, नीचे जमीन पे लेट जाऊं, कितने आराम आराम से करा रहा हूं। नहीं आ रहा है तो फिर पूछ ले बेटा। कुछ बच्चे तो यहाँ पे कह रहे हैं थोड़ा टफ पढ़ाओ, पहले क्वेश्चन से ही टफ पढ़ाओ। ऐसे कैसे पढ़ा दे भाई पहले क्वेश्चन से टफ, मेरे बाकी बच्चे क्या करेंगे। प्रीति के लिए तो मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट देखिए इसका। आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट हो जाओगे कि आप कैरियरविल पे बोलोगे कि सर एक और अलग से बैच बना दो एनटीएससी का, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का, ओलंपियाड का। हमें दलीप सर से ओलंपियाड की तैयारी करनी है, एनटीएससी की तैयारी करनी है। ये आपका पैटर्न है और आपने इस पैटर्न में इसे बोल सकते हैं 0.5 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, सब्ट्रैक्ट आराम से कर पाओ। तो A1 दोबारा समझ लो, अगर पिछले 3 सवालों में किसी को नहीं समझ आया, लेट आया, तो A का मान हो गया -1। अब 1 लिखेंगे तो 1 ही लिखेंगे ना, n की जगह यहां पे लिखेंगे 1 तो यहां भी 1, और D का मान है 0.5। माइनस माइनस मतलब 1 में से 1 गया तो क्या हो गया 0, और 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0 हो जाएगी। तो आपके A1 की वैल्यू क्या आ गई -1। A2 की बात करते हैं, जब यहां 2 लिखोगे तो A की वैल्यू तो -1 लिखोगे, ब्रैकेट में 2 - 1 इंटू में 0.5। और ये हो गया -0.5।
A3 -1 प्लस 3 -1 इंटू 0.5। दो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक था, ठीक है ना, तो एक से किया था तो कितना आया था, 0.5 आया था, और फिर सब्ट्रैक्ट होकर माइनस में रह गया। अब क्या कर रहे हैं आप, अब इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 0। अब A4 मतलब -1 यहाँ लिखेंगे, प्लस 4 -1 एंड 0.5। A4 की वैल्यू हो गई -1 प्लस 1.5 एंड A4 की वैल्यू हो गई 0.5। तो आपके जो चार वैल्यू बनी, A1 बना -1, फिर बना आपका -0.5, फिर बना 0 और फिर 0.5। यह चैप्टर आ रहा है ना गुरुजी, बता दीजिए सही सही। हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है, पढ़ो आराम से। एक और पार्ट करोगे तो समझ आ जाएगा। ये वाला जो बेसिक रूल है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, उस एक्सरसाइज को पढ़ के पढ़ोगे तो और अच्छा समझ आएगा। हम बहुत बड़ा दिख रहे हैं तो अभी तो देखो आप आराम से, ठीक है। हमें भी बड़ा बड़ा देखो और सवाल को भी। आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं, हम उदास कब होते हैं यार, हमेशा खुश रहते हैं। तुम लोगों से मिलकर खुश नहीं होंगे तो किससे मिलकर खुश होंगे। 5th पार्ट देखो। अब पांच क्वेश्चन एक जैसे कराने के बाद भी अगर समझ नहीं आया तो बच्चे मेरे अलावा कोई और भी है तेरे ख्यालों में, उसे निकाल दे, सिर्फ मेरी तरफ देख। मेरे से भी ज्यादा कोई स्मार्ट है तेरी लाइफ में? देखो फिर बता रहा हूं, एक किसी भी पद को निकालने का जो फॉर्मूला मैंने डेरिवेट किया था पिछली बार, बताया था आपको, वो है an प्लस इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। यहां पर आपको a की वैल्यू 1, मतलब पहला पद निकालने के लिए a की वैल्यू पुट करेंगे। पहला पद n का मान 1 और d का मान -0.25। सिर्फ कैलकुलेशन पे ही ध्यान देना है, स्टेप सब वही है। एक हो गया। अब A2 की बात आएगी, जब A2 आएगा तो A की वैल्यू वही लिखी जाएगी। अब 2 मतलब 2 - 1, थर्ड पच्चीस दूनी 50, नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है क्योंकि जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है। अब so the last term is -2। अमन रुक जा, थोड़ा टफ दीजिए।
अनुभव कह रहे हैं मैं बिहार से हूँ, मुझे पहले गणित टफ लगता था लेकिन अब मस्त लगता है क्योंकि आप पढ़ाते हैं। तो भैया धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तभी समझ आ रहा है। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं और टफ दीजिए और टफ दीजिए। अगर आपने कोई गाड़ी खरीद ली और उस गाड़ी के अंदर आपको चलाने में मजा आ रहा है, उसमें 5 गियर हैं, तो छठा गियर भी डालोगे क्या सेम टाइम पे? गाड़ी तो चलानी है। आराम से पढ़िए बच्चे। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोलता है? मुझे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैं आराम से पढ़ाऊंगा। टफ टफर टफेस्ट, मेरे को इंग्लिश नहीं आती मृणाल, मुझे तो बस मैथ्स आता है कि धीरे धीरे सबको समझ आता है। अच्छा, अगर कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति हो और उसे मैथमेटिक्स के टफ क्वेश्चन कराए जाएं, लेकिन जब उसे वो सवाल समझ नहीं आएगा तब वो क्या कहेगा? सर थोड़ा आराम से, है ना, है ना? तो जब वो कहेगा आराम से, तो सबको आराम की जरूरत है। तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोगों को भी इंटेलिजेंट बनाने का मुझे पूरा मौका चाहिए। और मैं चाहता हूं कि हर स्टेट में सब कहें कि दिलीप सर से मैथ्स पढ़ के समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्यों कराया मैंने इतनी सारी बार ये क्वेश्चन? ताकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार में समझ आएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। मतलब आपको एपी दे रखी है। एपी क्या दे रखी है जी? एपी दे रखी है आपको 3, 1, -1 और -3, ये आपकी एपी है। आपसे बोल रहा है प्रथम पद और सार्व अंतर, मीन्स फर्स्ट, राइट, फर्स्ट स्टेप एंड कॉमन डिफरेंस। आपको बताना है ए और बताना है डी। डी बताने के लिए आपका एपी तो वो बोल ही रहा है कि वो एपी है, तो फिर आपको ये चेक करने की जरूरत तो नहीं है कि एपी है या नहीं है, क्योंकि एपी है तभी पूछ रहा होगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप का मतलब होता है दिस इज 3, और डी का मतलब होता है A2 में से A1 को माइनस कर दो। तो A2 की वैल्यू क्या है? 1 और A1 की 3, तो आंसर क्या आ गया? -2। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि इसका फर्स्ट स्टेप 3 है और कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, -2 है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पार्ट में कंटिन्यू। सर ये बहुत इजी है, मैं 5.1 पूरा कर चुका हूं। मेरी एक क्लास पढ़ने के बाद आपने 5.1 पूरी कर ली, बहुत बढ़िया करा, शाबाश। इतनी मेहनत करोगे तो तुम्हें कोई 100 में से 100 लेने से रोक ही नहीं सकता। लेकिन मुझे सबको 100 दिलवाने हो तो काम करेंगे ना, पक्का करेंगे। इसी एपी का हमें दूसरी सीरीज दे रखी है, -5, -1, 3 और 7 एंड सो ऑन। सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? बस आज रात तक कंप्लीट हो ही जाएगा। ए की वैल्यू हो गई ये, और डी की वैल्यू हो गई A2 - A1, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN। तो हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी है बेटा? -1, और A1 की कितनी है? याद रखो सेकेंड टर्म अगर माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखना, वरना आपसे गलती हो सकती है। 5 में से 1 गया 4। तो फर्स्ट स्टेप कितना आया जी? -5। और कॉमन डिफरेंस कितना आया जी? 4। बोलो क्लियर है? बढ़िया। जानते हो कभी कभी क्या होता है कि जब हम कुछ एक चैप्टर में क्वेश्चन देखते हैं और उसके अंदर 5 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो एग्जामिनर या किताब लिखने वाले का क्या मन होता है? वो कहता है हर एंगल से तो सवाल को देख ले। क्यों? हर एंगल से देखने से वही एंगल आगे जाके मुश्किल सवालों में प्रयोग होंगे। उस समय अगर वो बेसिक नहीं बना तो आपको डेफिनेटली किसी मुश्किल सवाल में उसका इस्तेमाल करने में दिक्कत आएगी। तो क्या कहना चाह रहा हूं? सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि हर आसान सवाल किसी टफ सवाल को सॉल्व करने में हेल्प करता है।
हलवा हो गया है, हलवा हो गया है तो गरम गरम मत खाइएगा, मुंह जल जाएगा, आराम से खाइएगा। बिजू कह रहे हैं समझ आ रहा है, हलवा हो गया है, हलवा हो गया तो समझ गए हम। तो हलवा नहीं होता है कईयों के लिए, पता है, अभी भी कईयों के लिए हलवा नहीं है, तीखा लग रहा होगा। थर्ड पार्ट, एपी दिया हुआ है 1/3, 9/3, सॉरी 5/3, 9/3 and 13/3। अब इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टेप मतलब ये, दैट इज 1/3, नो प्रॉब्लम। डी मतलब वही A2 - A1, A2 मीन्स 5/3, A1 मीन्स 1/3। बेस सेम होते हैं तो कैसे घटाते हैं, अंश को घटा देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप कितना आ गया, 1/3। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4/3। गुड, बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है प्रीति जी, थैंक यू। मिलूंगा मैं एक दिन आप सबसे ना, हाँ, भ्रमण पे निकलूंगा मैं। लोग निकलते हैं विश्व भ्रमण पे, मैं निकलूंगा दिल्ली भ्रमण पे, फिर कभी यूपी भ्रमण पे, और फिर पूछ पूछ के मिलूंगा, भाई कहाँ रहते हो। पता नहीं कोई बुलाएगा भी नहीं बुलाएगा भाई, सबके नंबर बढ़िया आने के बाद कहाँ याद रखोगे तुम सर को। अगला क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, फोर्थ पार्ट। ज़ीरो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। करो सॉल्व। आप बताइए इसमें फर्स्ट स्टेप एंड कॉमन डिफरेंस। फोर्थ का आंसर A1 इज इक्वल टू 0.6 और D इज इक्वल टू, अब तो याद हो गया होगा आपको, गुड। ये एक्चुअली याद कराने का ही तरीका है, सही मायने में किताब लिखने के बाद एनसीईआरटी वाले चाहते हैं एक दो क्वेश्चन से याद नहीं रहता है ना। अगर बार बार आपका पड़ोसी आपको रोज तंग करे तो आपको याद रहने लगेगा, घर पे भी, कहीं जाओगे वहाँ भी। कभी कभी कोई बात हो जाए तो आप एक दो दिन में भूल जाते हो। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स, अगर एक आधा क्वेश्चन करो तो एक दो महीने में भूल जाओगे, और पेपर होता है लगभग 8-10 महीने बाद। तो फिर कोशिश करता है एग्जामिनर या बुक लिखने वाला कि आप बार 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 कर लें ताकि आप उस 10 महीने तक भूले नहीं। सर पार्टी हो जाए, हाँ हाँ बिल्कुल, बुला लो मुझे अपने घर पे। पार्टी वार्टी में तो मैं हमेशा मस्त रहता हूँ, डीजे वीजे होना चाहिए फुल, डांस वांस के साथ। लेकिन कब, जब 100 में से 100 नंबर आएंगे आपके, जिसमें 100 में 100 नंबर आ जाए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। गाड़ी है मेरे पास, हवाई यात्रा भी करता रहता हूँ मैं, इंदौर विंदौर भी गया हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। 2, 4, 8, 16। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2, 4, 8, 16। ध्यान से सुनो उसने क्या क्या। इन द गिवन सीरीज विच वन आर द एपीज एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस इफ इट इज एपी।
यदि यह AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, लेकिन पता कैसे लगे AP है? देखो बच्चे, एक AP के लिए क्या जरूरी है? कॉमन डिफरेंस जरूरी है। और कॉमन डिफरेंस को आप निकालते कैसे हैं? A2 माइनस A1। मात्र एक बार A2 माइनस A1 करने से कोई AP का नहीं पता लगता, तो आपको यह भी करना चाहिए A3 माइनस A2। और ये जो 4 स्टेप दे रखे हैं इसमें A4 माइनस A3, ये सबका आंसर बराबर आएगा तभी आप कह पाओगे ये AP है। आइए देखें, ये है हमारा A1, A2, A3 और A4। तो A2 की वैल्यू 4 लिखी, A1 की हमने 2 लिख दी, A3 की 8 लिख दी, A2 की 4 लिख दी, फिर ये 16 लिख दी और ये 8 लिख दी। देखें जरा कि ये आंसर कितना आया 2, ये कितना आया 4 और ये कितना आया 8। क्या ये बराबर है? नहीं सर, ये बराबर नहीं है, राइट। तो सिंस common difference is not in the given progression, so it is not an AP। क्योंकि दी गई श्रृंखला में सार्व अंतर नहीं है, क्योंकि दी हुई श्रृंखला में सार्व अंतर नहीं है, इसलिए यह समानांतर श्रेणी नहीं है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए अगर आप 16 को 8 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 8 को 4 से भाग करेंगे तो भी 2 आएगा, 4 को 2 से भाग करेंगे तो भी 2 आएगा। बट मेरी प्रॉब्लम यह है बच्चे, आप में से अगर कुछ लोगों को जीपी पता भी है तो मैं जीपी की बात क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि चैप्टर तो एपी का है। इसलिए कुछ लोग जो जीपी कर रहे हैं वो करते रहो, चैप्टर तो एपी है, इसलिए हम सिर्फ एपी की बात करेंगे। हमें भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दीजिए। लो जी, लीजिए, अगला क्वेश्चन आप ही करेंगे। टू कॉमा 5/2, 3 कॉमा 7/2। ये एपी है या नहीं है? आप बताइए। चलो रितिका ने बोला हमसे पूछिए तो ठीक है। मृणाल सिंह, दिलीप सर जिंदाबाद। ओके, दिलीप सर जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। करो। हाँ सर, यह एपी है। अच्छा जी हाँ, ये दिख रहा है मुझे कि ये एपी है। तो अब हमने कहा कि यस इट इज एपी, क्योंकि डी का मान क्या आया? A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 आ रहा है क्या? A4 7/2 माइनस 3, 3 माइनस 5/2, 5/2 माइनस 2। इसको 3 दूनी 6 घटाओगे तो हाफ आएगा, 3 दूनी 6 घटाओगे तो हाफ आएगा, और इसको भी हाफ आएगा। यानी कि आपके पास D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 आया है। इसलिए आप बोल सकते हैं यह AP है। अब इसने बोला कि अगले 4 पद और ज्ञात करो। तो ये तो आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो आपको निकालना क्या है? A5, A6, A7 और A8। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन तब पूरा होगा जब आप इनकी वैल्यू भी निकाल लोगे। अब आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। तो A5, बेसिक फॉर्मूला कौन सा है? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। इसके अंदर आप बताइए मुझे A5 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि A का मान तो आपका 2 है और D का मान आपका हाफ है। तो A5 की वैल्यू होनी चाहिए, 5 में से 1 गया 4, 4 का आधा, तो A5 हो गया 4। ऐसे ही आप आ जाएंगे A5 के बाद A6 पे। A6 पे आओगे तो क्या बोलोगे सर? वही सेम 2
प्लस 6 माइनस 1 इंटू में 1/2। इसको आप जोड़ दें, जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा 9/2। फिर आप यहां से निकालेंगे A7, फिर A8, मनीष कह रहे हैं कि लॉकडाउन ने तो हमारा जिंदगी सुधार दिया है। कैसे भाई? दीपिका कह रही है हार्ड क्वेश्चन दीजिए प्लीज। अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, आज की क्लास में तो बिल्कुल नहीं। बड़ी मुश्किल से कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स समझ आने लगा है ना? राधिका को समझ आ रहा है, जिनको भी समझ आ रहा है वो इसीलिए समझ आ रहा है बेटा कि बेसिक क्लियर हो रहा है। थोड़ी सी जल्दी की नहीं, बेसिक गया हाथ से, और बेसिक हाथ से गया तो आगे जो टफ लैंग्वेज आने वाली है वो समझ ही नहीं आएंगी। आपके पास अगला पॉइंट है -1.2, 3.2, 5.2, 7.2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। क्या यह एपी है? अमन बोलो, क्या ये एपी है? अगर ये एपी है तो चेक करो, और अगर हां तो बताओ कि फिर अगले 4 स्टेप क्या होंगे। यस, ये एपी है। हाँ, अब अगर ये एपी है तो मुझे आप फटाफट बताइए कि अगले 4 स्टेप क्या होंगे। बहुत अच्छे से ही समझ आता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में पूरी डिटेल से इतना कुछ पढ़ाया मैंने आपको। इतनी क्लासेस तो हम जब कंपटीशन के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उनको भी इतनी ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस नहीं देते जितनी आपको दी हैं, क्योंकि यहाँ से बेस बनेगा तभी जाके आप आगे जाके सीख पाओगे। 9.2, 11.2, 13.2 एंड 15.2। यस, माइनस में। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हार्ड है, वो हम कराएंगे 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट। 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट तो आसान है, आपको देता हूं। चलो पहले आसान वाला देता हूं एक बार। -10, -6, -2 एंड 2। इज इट और नॉट? क्या यह एपी है या नहीं है? डी कितना आया? +4। ऐसे भी देख सकते हो, -10, -6, -2, 2, +4, +4, +4। यस, ए की वैल्यू -10 है तो डी की वैल्यू +4 है। आपने बताने हैं अगले 4 स्टेप, तो +4 6, +4 10, +4 14, +4
18। तो ये हैं आपके 6, 10, 14 और 18। राधिका 20 नहीं, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 18। गुड। यार ये तुम अलग अलग इमोजी बनाते हो, कभी कोई बंदर की शेप बनाता है, कभी कुछ बनाता है, मेरे को ये समझ ही नहीं आते हैं कौन सा इमोजी किसके लिए यूज होता है। सीरियसली किसी दिन तुमसे सीखने पड़ेंगे मुझे। अब एक और आगे देखो, कविता ने भी लो मेरे सामने पजल हो गए, ये लो देवू ने भी मेरे सामने एक और पजल पैदा कर दी। हमें नहीं समझ आते ये सब। एक और सवाल देखते हैं, टफ सवाल देखते हैं। इसके अगले स्टेप तो हमने ऐसे ही बता दिए आपको नॉर्मली। अब हमारे पास ना इरेशनल नंबर की फॉर्म में है, जो प्रोग्रेशन है वो इरेशनल की टर्म्स में है। तो यहाँ क्या था, पहले तो था रेशनल, फिर हो गया ये इरेशनल, क्योंकि एक रैशनल में इरेशनल जुड़ेगा तो इरेशनल हो जाएगा। फिर कुछ जुड़ा तभी भी इरेशनल रहा, फिर कुछ जुड़ा और आगे भी इस तरह चला गया। मिलान सर हार्ड क्वेश्चन करा दो। ऐसे कैसे करा दूं, अभी तो चैप्टर शुरू किया है, सेकंड क्लास है भैया, बाकी लोगों को सीखने दो यार। ए कितना है 3 और डी कितना है A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। 4 मतलब 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 minus 3. So what we have, 3 plus 3√2 minus 3 minus 2√2. This is cancel, 3 में से 2 गया 1√2. This is 3 plus 2√2 minus 3 minus √2. ये cancel, 2 में से 1 गया, this is also √2. This is 3 plus √2 minus 3, so this is again √2. So it is having the common difference, so it is called AP. ये AP है। अब आपको बताना है फोर्थ स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो हमने ये अगर हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो A5, A6, A7 और A8 ये बताने हैं। A5 मतलब A प्लस 5 माइनस 1 इंटू में √2, तो A5 की वैल्यू हो गई 3, 5 में से 1 गया 4, 4√2। A6 A7 A8 so all the roots all the steps of the progressions are clear। जब इतने साफ साफ इतने बढ़िया तरीके से लिखोगे तो कैसे नंबर कट जाएंगे यार, है ना। आने नंबर बढ़िया नंबर आएंगे आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। MCQ भी बताऊंगा बेटा, चिंता मत करो। अच्छा, अगर आप लोगों के लिए यहाँ पर NTSC का बैच बनाया जाए तो कितने लोग एडमिशन लोगे? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में कितने बच्चे चाहते हैं कि वो लोग पेपर दें? मैं, हम, मी, आई।
तो हम सर से बात करते हैं आपके लिए अलग से एक ऑब्जेक्टिव बैच NTSC की तैयारी के लिए, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो। इसके दो फायदे हो जाएंगे। एक फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि जो आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में MCQ आएगा वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, प्लस एक अच्छा चांस मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिल सकता है, उसके बेनिफिट हो सकते हैं आपको। यूपीएससी तो ग्रेजुएट तो हो जाओगे, 10th क्लास में पढ़ रहे हो, यूपीएससी की तैयारी करोगे? यस, ऑल द सिलेबस ऑफ NTSC, तभी तो। हाँ मुझे मालूम है, स्कॉलरशिप मिलता है। और देखो अगर तुम यहाँ पढ़ोगे तो जो पैसे स्कॉलरशिप में मिलेंगे उससे कम में तो तुम यहीं पढ़ लोगे। करते हैं बात। अभी नहीं हटा बेटा, इस साल तो पॉलिसी बनी है, इंप्लीमेंट तो नेक्स्ट ईयर होगी, बोर्ड होगा, क्वेश्चन इजी होंगे। जिस साल पॉलिसी बनती है इंप्लीमेंट उसके अगले साल होती है। आइए 13927, क्या ये AP है? इज इट AP और नॉट? थैंक यू देवू। तो मैंने पूछा ये AP है, तो आपने जवाब दिया नहीं सर ये AP नहीं है, क्योंकि A की वैल्यू 1 है लेकिन D की वैल्यू 3 - 1 आने पर 2 आ रही है, जबकि दोबारा निकालते हैं D की वैल्यू तो 9 - 3 करने पे 6 आ रही है। तो D1 और D2 इक्वल ही नहीं है, तो फिर AP कहाँ से हो सकता है? ठीक है ना, नहीं है, तो इसका मतलब है इसके बाकी के 4 स्टेप भी नहीं निकाले जा सकते। गुड। एक और क्वेश्चन है इसमें, √3, √6, √9, √12। अंडर रूट में दिखने वाली वैल्यूज ऐसा लगेगा कि ये 3 में 3 जुड़ गया है और फिर 3 जुड़ गया है, ऐसा नहीं हुआ। ये रूट की टर्म्स हैं, इन्हें आप ऐसा ना सोचें कि √3 में √3 ऐड होता है तो √6 हो जाता है ना। √3 में √3 ऐड करोगे, √3 में √3 ऐड करोगे तो वो तो 2√3 होगा, वो कभी भी √6 नहीं होगा। और 2√3 का मतलब होता है √12, तो ये तो √6 है, यानी कि √3 तो ऐड नहीं हुआ। तो आप क्या करें, √6 में से √3 को आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर √9 में से आप √6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर √12 में से √9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो आपका सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, ये तो यही रहेगा, और ये होगा 3 - √6, और ये होगा 2√3 - 3। So these are not equal, these are not equal, so D1 is not equal to D2 and not equal to D3. So the given series is not a AP, क्योंकि यहाँ पर अंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई सीरीज में हम समानांतर श्रेणी नहीं देखेंगे। बच्चे प्रैक्टिस करवाने की तो अपने आप आ जाएगा। गुड। क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं हम 14वां, क्या वो AP है या नहीं है? 14th क्वेश्चन इज AP और नॉट? अब चलो आपको ये पता लग गया कि फर्स्ट क्या होता है, D क्या होता है, AP होती है तो यह कैसे पता लगता है? 1 स्क्वायर 2 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर,
दिस इज 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ये सवाल क्यों दिया गया? ऐसा लगता है कि 2 का गैप है। नहीं माय डियर, इसका सोल्यूशन तो कुछ और है। ये 1 है, ये 9 है, ये 25 है और ये 49 है। यहाँ पर a तो 1 है, लेकिन जो d है वो 25 में से 9 घटाने पर 16 आता है, और फिर दोबारा से d जो है वो 49 में से 25 घटाने पर 24 आता है, और एक और d निकालें तो 9 में से 1 घटाने पर 8 आता है। तो इसका मतलब है d1, d2, d3 नॉट इक्वल। और जब ये इक्वल नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ये AP नहीं है। वन स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। एक और दे रखा है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। वन मतलब 1, दिस इज 25, दिस इज 49 एंड 73। ए तो बोल सकते हैं 1 है ना? तो डी की बात करें तो क्या होगा? A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। 73 माइनस 49, 49 माइनस 25, 25 माइनस 1। तो दिस डिफरेंस इस 13 में से 9 गया, 4, 6 में से 4 गया, 2, 24। यस, ये AP है माय डियर, ये AP है। तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा A का वैल्यू कितना है आपके पास। A का 1 है और D का वैल्यू 24 है। तो आपके पास ये आपका A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, A7, A8। क्लियर है? A5, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। A बोले तो 1, 5, D बोले तो 24, 4 गुणा में 24, 24 चौक 96, तो आपका आंसर आया 97। A6 दैट इज अगेन A प्लस 1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू में 24, 5 इंटू में 24, 24 पंजे 120, आंसर इज 121। A is 1, 7th term, 1 प्लस 6 इंटू में 24, 24 का 144। A7 के बाद A8 यहाँ कर देते हैं। यस, तो आज की क्लास में आपने सीखा कि हम कैसे पहचानते हैं कि AP है या नहीं है, फिर सीखा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फिर सीखा कि किसी और पद को कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं तो आपको लग गया होगा कि आज के इन 3 सवालों में जो छोटी छोटी बातें थी उसने आपको AP में इंटरेस्ट पैदा किया है, और अभी इंटरेस्ट आपका पैदा होना बाकी है। वो किस तरीके से बढ़ेगा? जैसे जैसे सवाल मुश्किल होते जाएंगे वैसे वैसे आपका मेंटल लेवल डेवलप होता जाएगा, और मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत ईजी लग रहा होगा, तो ऐसे ही जो टफ होगा वो भी ईजी लगेगा। सर, यू आर ब्रिलियंट टीचर इन द वर्ल्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ दिस इज द टाइम टू राइट व्हाट यू राइट यूजुअली आफ्टर द क्लास। इफ यू हैव गुड एक्सपीरियंस ऑलवेज राइट दैट, इफ यू एक्सपेक्ट समथिंग मोर दैट इज टू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।